भी लगा रहे हैं अभी कि आप कर्मचारी छोड़ दिए हैं, पद छोड़ दिए हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो अब उसमें आप काम करेंगे, मात्र कर्मचारियों के लिए नहीं करेंगे। क्या है उस पर आपको क्या कहना है? जी, आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने जिस प्रकार से हमारे साथ वादा खिलाफी किया था, एक छोटा सा कार्यक्रम करके हमने कांग्रेस को के साथ जो है एक छल या रणनीति अपनाई, जिसके तहत हम लोगों ने ज्वाइनिंग करने की बात कही। लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आज भी अपने विभाग में काम कर रहा हूं। मेरे विभाग का नाम बता रहा हूं, उद्यानिकी विभाग में काम कर रहा हूं। रायपुर जिले में मेरा पदस्थापना है, उप संचालक उद्यान में प्रक्षेत्र सलाहकार के पद पे धरसींवा विकासखंड में मैं पदस्थ हूं और वर्तमान में मेरी सेवाएं लगातार शासकीय कर्मचारी के रूप में सेवाएं लगातार चल रही है। तो बहुत सारे लोग तो ये चीज काफी फैला चुके हैं कर्मचारियों के बीच में। यहाँ पे भी बहुत सारे लीडर नेतृत्व करता बैठे हैं कि नहीं, अब रवि भाई छोड़ दिए हैं, अब जो छोड़ दिया वो तो कर्मचारी नेता हो नहीं सकता है। तो ये मतलब एक अफवाह है, मात्र ये अफवाह है। एक्चुअल में गुमराह करना, एक्चुअल में ये हमारी रणनीति थी कि देखिए, हमको एक मैसेज देना था। पिछले बार हम लोगों ने एक मैसेज देने का एक तरीका अपनाया था, मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। अब वो नियमित किसी पार्टी को तो हम डायरेक्ट समर्थन दे नहीं सकते थे और लोगों तक मैसेज भी देना था, क्योंकि कर्मचारी एक बैरियर रहता है। तो ऐसा क्या करे, तो हम लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग हम लोगों ने लगाए, पूरे राज्य भर में लगाए, मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। मतलब कौन करेगा? जिसने घोषणा पत्र में रखा है, कांग्रेस पार्टी ने उस समय रखा था 2018। सबको पता चल गया, पूरे 1,80,000 2 लाख लोगों को पता चल गया कि वोट जो है कांग्रेस पार्टी को देना है। और प्रचंड बहुमत से 68 सीट के साथ, वो कल्पना नहीं किए थे कांग्रेस पार्टी वाले, उससे ज्यादा है ना, कल्पना से परे वो लोग सीट लेके आए। इस बार भी बीजेपी 48-50 तक का सोच रही थी, 54 सीट खुद उन लोग नहीं सोच पा रहे थे। कई विधायक ये नहीं सोच पा रहे थे कि वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आपका जो सर्वे था, लगभग सभी जितने थे सीट आई है बीजेपी, सभी में आपने सटीक सर्वे दिया था। जी, अपना हम लोगों ने जो सर्वे किया था महासंघ की ओर से, वो 55 से 60 सीट का सर्वे था। 54 में एक अटकी है। सारे जितने मीडिया पैनलिस्ट हैं, आप मीडिया में जो एग्जिट पोल आता है, जो चुनाव पूर्व वो लोग परिणाम दिखाते रहते हैं, उसमें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही करके दिखा रहा था। ठीक उसके अपोजिट महासंघ का जो सर्वे था, उसमें स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे थे और बना भी। एक चीज और था, काफी लोग अनियमित सबसे उलझे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी है, सचिव है, कि अनियमित मात्रा, ऐसा कुछ लोगों के मन में डाउट है कि अनियमित कोई एक विभाग तो नहीं है, जैसे कि प्रेरक हो गया, कोई वैक्सीन संगठन है, वैसे अनियमित क्या कोई पर्टिकुलर विभाग है, क्या है? मैंने कुछ लोग, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है मेरे पास में, आपसे ही आंसर इसका मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ। हमारे शासकीय विभागों में 2 प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं, देखा जाए तो। एक जो रेगुलर होते हैं और दूसरा जो रेगुलर नहीं है, वो अनियमित है। और रेगुलर कोर नहीं है, संविदा रेगुलर नहीं है, दैनिक वेतनभोगी रेगुलर नहीं है, प्लेसमेंट वाले जॉब दर, मानदेय, अंशकालीन, ठेका, ये इस प्रकार के इस अलग अलग विधि से भले उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन रेगुलर नहीं है। तो जो रेगुलर कर्मचारी और एक इनरेगुलर कर्मचारी, एकदम वो सब अनियमित, जो नियमित नहीं है वही अनियमित है। एक लाइन जैसे संविदा कर्मचारी है कोई, वो ये तो नहीं बोल सकता कि मैं नियमित कर्मचारी हूँ। वो अनियमित है। एकदम सिंपल हिंदी शब्द है। आदमी इसको समझने में, मैं ये सोच रहा हूँ, आदमी इसको समझने में इतना दिमाग डाल देता है कि छोटा शब्द समझ नहीं पा रहा है। जो नियमित नहीं हो, अनियमित है। जो सरकार रेगुलर करेगा वो सरकार समझ गया। मतलब कांग्रेस को जब घोषणा पत्र में डालना था, वो समझ गया कि ये लोग अनियमित है। भारतीय जनता पार्टी समझ गए कि ये अनियमित है, लेकिन कर्मचारी जो अनियमित है वो नहीं समझ पाए। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी एक सवाल, शायद बहुत टाइम भी हो गया, बहुत सारे व्यूअर लगातार देख रहे हैं, और देखने के लिए उनको धन्यवाद। और कांकेर के विधायक महोदय को भी धन्यवाद। लगातार ये हमारी चौथी लगभग चाय है, नाश्ता भी हो चुका है। विधायक महोदय जी थोड़ा चले गए हैं, नेक्स्ट टाइम अनियमित कर्मचारी के लिए उनका भी मैं एक इंटरव्यू जरूर रखेंगे हम लोग, और उनका क्या सोच है सभी विधायकों का। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार की तरह, क्योंकि काफी मैं देख रहा हूँ कर्मचारी नेता ही इस चीज को फैला रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, फालतू है, सब फालतू है, मतलब कि उनको तो पहले पद छोड़ देना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जब कुछ नहीं कर सकते हो, जब आपको पहले पता है, सरकार को पता नहीं है, हमारे नेताओं को पहले पता होता है कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं हुआ वास्तविक 3 महीना में, जो कमेटी है नहीं बन पाई, या कोई विचार नहीं रख पाया सरकार, या कोई आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाई, तो क्या रणनीति होगी हमारे संगठन की? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं, जब 2018 में भी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई थी, हमारा एकलौता संगठन था। पिछले 5 साल का अगर इतिहास देखेंगे, एकलौता अनियमित कर्मचारियों में एकलौता संगठन हमारा संगठन था, जिसके मंच में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे, है ना। 14 फरवरी 2019 को, सरकार 2018 दिसंबर में बनी, 14 फरवरी 2019 को वो हमारे मंच पे आया था और
उन्होंने अपने मंच पे मुंह से कहा भी था, मंच पे, सार्वजनिक मंच पे, कि ये साल किसान मन पर करे हन, अगले साल कर्मचारी मन पर करबो, भले वो अगला साल हमारे लिए नहीं आ पाया। तो हमको सरकार पे भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, हमको हमारी टीम पे, हमारे संगठन पे भरोसा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आए हैं तो इनके मुख्यमंत्री को भी हमारे मंच पे लाएंगे। और उस समय भी 100 दिन का कमिटमेंट तो मोदी की गारंटी में है। कांग्रेस पार्टी के समय में 100 दिन का कमिटमेंट नहीं था, लेकिन 100 दिन के अंदर हमारी पहली कमेटी बनी थी जिसमें 5 IAS लोग थे। उस समय RP मंडल सर जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो हमारे कमेटी के अध्यक्ष थे। 5 IASओं की कमेटी बनी थी और 14 फरवरी को जब CM साहब आए थे तो उन्होंने मंच पे कहा था कि ये कमेटी आप लोग के लिए बना रहा हूँ। और फरवरी के बाद 8 मार्च को वो कमेटी बनी थी। तो 100 दिन के अंदर वो कमेटी वहां उस समय भी बनी थी। इस बार भी मेरे को आप सभी लोगों से विश्वास है कि 100 दिन की कमेटी 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, लगभग कोई संतुष्ट नहीं थे। इस बार का क्या लगता है? दोनों कमेटी में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि उस समय केवल IAS लोगों की कमेटी बनी थी, इस बार इसमें कर्मचारी लीडर भी हैं। इस बार इस कमेटी में IAS लोगों के साथ हम अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी लोग भी शामिल होंगे। क्योंकि घोषणा पत्र में एक खास बात मैं सब व्यूअर को बताना चाहूंगा, अनियमित कर्मचारी संगठन का नाम आया है। तो बहुत सारे इंडिविजुअली संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्षों को, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको दबाव होता होगा, हमारे संगठन का नाम तो नहीं है, हम क्यों साथ दें। तो सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अनियमित है, हमारा संगठन 58 संगठन अभी तक के हमारे साथ सूचीबद्ध है। हालांकि जो सूचीबद्ध है लगभग सभी प्रदेश संगठन है, कोई संकुल स्तरीय संगठन को लिख के संख्या नहीं बढ़ाया गया है मेरे समझ से, जो मैं लिस्ट में देखता हूँ। और लिखित में जिन्होंने दिया है उसी का नाम हम लोग लिखे उसी का नाम, ऐसा नहीं कि और रात को सपना है और नाम लिख दिया, वो वाला काम हम लोग नहीं करते। और मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल जो पूर्व में मीटिंग हुआ था उसमें ये भी बता दिया गया कि जो हमारे साथ रहेगा निष्ठा के साथ में रहेगा, और जो लड़ाई कर पाता है, जो संघर्ष करना चाहता है, वही अनियमित कर्मचारी संगठन के साथ में रहे। खाना पूर्ति लिस्ट लिखाना हो तो फिर तो घर में बैठ के भी अपना फेसबुक से लड़ाई लड़ता रहे, रजाई में ओढ़ के लड़ाई लड़ने वालों में से अनियमित संगठन अपना काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा करता है तो शायद कहीं ना कहीं निराशा काफी लोगों को होगी, लेकिन अभी तक तो भरोसा है कि ये संगठन लड़ेगा। उसको भूल जाओ बस। हम तो एक जने को 10-10 हजार से ज्यादा पेट्रोल का लगा है। तो आपको एक चीज तो लगता होगा, लेकिन जैसे भीड़ में जब बैठते हैं हम लोग, ये व्यक्तिगत चर्चाएं हैं कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे संगठन का दर्द बहुत भारी है, लेकिन जब हम लोग ऐसे संगठनों में बैठ जाते हैं कभी, तो पता चलता है कि अरे यार हमसे भी ज्यादा दर्द वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस चीज को मैं आभास किया। मैं तो छटनी हूँ, कम से कम मेरे घर का पैसा बचा हुआ है, इनको तो अपने रोजगार आश्रम में अपने घर का पैसा और एक्स्ट्रा अपने काम में डालना पड़ रहा है। 360 रुपये दिया जाता है, 20 किलोमीटर जाना आना, फिर हफ्ता में 2 दिन आप ड्यूटी किए और 4 दिन आपका मतलब कि एक आश्रम में कि कभी हमारा रेगुलर होगा, उसमें आपका पूरा जिंदगी लगभग कितना साल हो गया भैया? मेरा 57 साल हो रहा है। इस ड्यूटी करते कितना साल हो गया? मेरा 12 साल से हो गए। 12 साल। अब 57 साल हो गया है, वहाँ 3-4 साल और बाकी है रिटायर। अगले 5 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। मैं ये मानूंगा कि मतलब आपकी जो संघर्ष है, अब ऐसा है कि आप अपने साथियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके साथ में और भी यहाँ पे हमारे साथी आए हुए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार कांटेक्ट में हैं। आज भी सुबह फोन लगाए थे विकास दास जी, शायद जिम्मेदार आपके संगठन के नेतृत्व करना है, सूरजपुर के जिला अध्यक्ष हैं। जी जी संदीप भैया, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कांग्रेस सरकार हमारे जो कर्मचारी है ना, अब वेतन वृद्धि को लेकर बहुत आंदोलन भी किए है ना, कि कम से कम हमारा वेतन भी बढ़ा। पहले तो आप ये बताइए, हमारे संगठन प्रदेश अध्यक्ष खुला समर्थन दिए, हाँ, उसमें आप समर्थन दिए थे, मैंने आप सहमत थे या नहीं थे? सचिव बिना सचिव के बिना सहमति से प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं यही बोलूंगा, आप भी मेरे साथ में उस कार्यक्रम रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी में ज्वाइन किए, काफी लोग लांछन भी लगाए कि रवि भाई को एक बड़ा पेटी मिल गया होगा, खूब सारा पैसा दिया होगा, इसलिए समर्थन दे दिए। बहुत तरह तरह के देखिए आरोप लगाने वाले तो सहमित नहीं लगाए, बाकी कर्मचारियों को कोई मतलब नहीं था, वो तो खुशी थे कि बदलाव हो, काफी प्रताड़ित थे। देखो, जब हम संगठन चलाते हैं ना, तो कुछ रणनीति भी रहता है कि हम कौन से रणनीति के तहत हम क्या करना है अपने, तो उसको खुला मतलब बताते नहीं कि हमको आने वाले यही मेरा मेन पॉइंट था, रणनीति था। देखिए, कांग्रेस ने हमसे वादा खिलाफी क्या किया। तो जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी व्यूअर से कि हमारे लीडर ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे अपने विचार रखे निश्चित रूप से,
हमारा तो ये मंशा है कि हमारे संगठन कुछ पदाधिकारी, क्योंकि अनियमित संगठन के बारे में वहाँ घोषणा पत्र में बात हुई है, अनियमित से हमारे कुछ न कुछ लोगों को ले जाएगी सरकार और कमेटी में रखेगी, तो ये न सोचेगा मात्र अपना विभाग का रखेगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे लीडर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उन्हीं से जानना चाहूंगा सभी विभागों क्या पूरा पर्टिकुलर जो आपके साथ संबंधित हैं उनकी बात रखी जाएगी वहाँ पे। जी बिल्कुल, हम तो वैसे भी हमारा जो लीडरशिप है वो कलेक्टिव और कनेक्टिव लीडरशिप है, इसमें सारे लोगों की चीजें समाहित रहती है। हमारा जो 5 सूत्री मांग को अगर आप देखेंगे उसमें सभी प्रकार के लोगों की मांग वहाँ शामिल हो जाती है। एक रसोईया से लेकर एक क्लास 2 ऑफिसर जो संविदा में काम करता है उसके तक की जो बातें होती है वो 5 सूत्री मांग में समाहित रहती है। निश्चित तौर पे जो कमेटी जो बनेगी उसमें जो अनियमित कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी बनेंगे वो लोग भी इसी तरीके से मिक्सअप रहेंगे। उसमें छटनी के तरफ से भी कोई लीडर रहेगा और बाकी जो अन्य वर्ग से आते हैं उनके लीडर भी वहां पर शामिल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र भैया, जाते जाते आपसे भी एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी अब कमेटी बनेगी तो उसके लिए आप तैयारी क्या कर रहे हैं, क्या रखेंगे? क्योंकि आपके पास बहुत सारे संगठन हैं तो सभी ये चाह रहे हैं कि मेरा मांग रखे। देखिए आप लोगों से काफी उम्मीदें हैं यहाँ पे कि हर संगठन सदस्य ये चाह रहा है कि उनकी मांग रखा जाए और रखेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। कोई ये ना सोचे कि मात्र 1 या 2 या चाहते संगठन कुछ है बस उनकी सुनी जाएगी, हमारी नहीं सुनी जाएगी। जो टीम में शामिल नहीं है उनकी बात भी रखी जाएगी, या तो कन्फर्म है आप लोग रखेंगे। तो रखने के लिए उनकी समस्याएं जानने के लिए क्या कोई तैयारी चल रही है अभी तक? देखिए, जब से सरकार बना है और 100 दिन की बात हुआ है, पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे वो कार्यालय में बैठे बैठे आप गिनना बंद कीजिए और आप अपना जानकारी हमें संगठन की देते रहिए कि हमको और क्या क्या करना है। हम सारा जानकारी मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान कर रहे हैं कि कौन कौन से कर्मचारी को क्या क्या मिल सकता है। हरियाणा में क्या मिला है, एमपी में क्या मिला है, दिल्ली में क्या मिला है, पंजाब में क्या मिला है, उड़ीसा में क्या मिला है, झारखंड में क्या मिला है। वो सारा चीज़ जैसे रेगुलर नहीं हुआ है, जैसे बाकी स्टेट में रेगुलर नहीं हुआ है, लेकिन उनको समान कार्य समान वेतन मिला है, जॉब सिक्योरिटी मिला है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, अनुकंपन राशि दे रहे हैं, नियुक्ति दे रहे हैं। और बहुत सारे हैं जो कर्मचारियों को कहीं कुछ नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला है। उनके लिए प्रॉपर प्लान कर चुके हैं। हमने घोषणा पत्र जब बना ना समझिए, तो घोषणा पत्र बनने के पहले भी हम लोग 2-3 बार जाके भारतीय जनता पार्टी के जो मेन लीडर है उनके साथ बैठ के सारा चीज बता भी चुके हैं कि कैसे कैसे हम कर्मचारियों का मांग पूरा कर सकते हैं। घोषणा पत्र के लिए तो मैं बताना चाहूंगा, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस चीज का। मैं एंकरिंग भी किया था। मनसुख मांडविया जी जो प्रभारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, राष्ट्रीय प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, एक बड़ा मंच आयोजन किए थे और बड़े बड़े कर्मचारी नेता वहां पे जाने के लिए डर रहे थे कि अरे मैं जाऊंगा बीजेपी वाला मत बोले, अरे मैं कोई पार्टी वाला ना हो जाऊंगा। और उस टाइम अपना दम भर के अपना इमेज को दरकिनारा करते हुए रवि भैया अपने समिति अपने सदस्यों के साथ वहां गए, समर्थन दिए। तो मैं उसका श्रेय तो आदरणीय गढ़पाले जी को देना चाहूंगा। बाकी ये बोलते हैं कि हाँ मेरे लड़ाई से हुआ होगा, मैं किसी को डिनाई नहीं करता, लेकिन हाँ अगर प्रथम श्रेय जाना चाहिए तो गढ़पाले जी को उसमें जाना चाहिए। बहुत हिम्मत, क्योंकि आलोचनाओं को सहना उस समय में, क्योंकि सबको यही लगता था कि इस बार तो 75 पार। हर कर्मचारी नेता से मैं संपर्क किया हूँ जितने हैं, सब मेरे को यही बोलते थे इस बार 75 पार, बीजेपी कोई यहाँ पे नहीं है, देखने पूछ परख वाला नहीं है। तब उन्होंने दामन थामा, तो मैं उसका श्रेय तो भैया को देना चाहूंगा। उसके लिए तो आपको धन्यवाद। सटीक जगह में सही टाइम में निशाना मारना एक रणनीतिकार को इसी का रूप आप हैं। मैं मानता हूं कि आपने सही समय में सही डिसीजन लिया, वरना घोषणा पत्र में इस बार जैसे कांग्रेस का कुछ था ही नहीं, बीजेपी के में कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद लोग डंडा पकड़ के वहाँ तूता में बैठ के गाना गाते और कुछ नहीं होता। हम सुनते, हमारे साथी सुनते। उसके लिए भैया धन्यवाद। और आप सब यहाँ पे कांकेर पे आप आए हुए हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं। एक बार सबकी ओर कैमरामैन से निवेदन की सबकी ओर दिखा देंगे। हमारे कुछ महिला साथी भी यहाँ पे है कर्मचारी। और ये एक चीज कहना चाहूंगा कि संघर्ष के लिए मात्र लीडर ही अकेले अगर चाहे कि वो दिलवा दें, रवि गढ़पाले दिलवा दें, यहाँ पे हमारे ठाकुर जी हैं वो दिलवा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप घर में बैठे हैं, निश्चिंत रहिए। आप सोशल मीडिया में जिस भी माध्यम से आपके साथ होता है, अपने लीडर का आप समर्थन कीजिए, उनको मनोबल बढ़ाइए, मनोबल तोड़िए मत। मनोबल तोड़ेंगे, उनका आलोचना करेंगे, उनके कमियां निकालेंगे, तो कमियां तो भगवान के भी निकल जाती है अगर निकालेंगे तो। ये तो इंसान है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल हम जीतेंगे। संदीप जी, इसमें एक चीज और बता रहा हूँ, मनसुख मांडविया जी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है। जब मैं मंच पे गया था तो बाकायदा वो जो हाथ मिलाए वैसे हेड से किए, तो बाकायदा नाम के साथ आप रवि गढ़पाले ऐसे करके बोले। और उसके बाद उसकी 3 दौर की हमारी और बैठकें जो है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ हुई है चुनाव के पूर्व, और बाकायदा वो मेरा उनके जो निज सचिव है वो पूरा प्रोफाइल हमारा रखे हुए हैं, अनियमित कर्मचारी संघ का प्रोफाइल रखे हुए हैं। मेरा नंबर भी उनके पास है, मंत्री जी के पास। और एक बार चुनाव के पूर्व रिजल्ट 3 तारीख को आने वाला था, और 1 तारीख को एक गुप्त स्थान पे एक बड़ी बैठक हम लोगों की हो रही थी कि हम लोगों का जो इम्प्लीमेशन करना है वो इम्प्लीमेशन कैसे होगा। ये मनसुख मंडाविया जी जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वो बहुत गहन स्तर पे हमारे लिए केंद्रित है। तो आगे जो कार्रवाइयां होगी उसके लिए, और छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी भी वो है, और मोदी जी के कनिष्ठ है, तभी वो सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं, और वो हमारे महासंगठन को जान रहे हैं, मुझे पर्सनली नाम से जान रहे हैं, मेरे नंबर उनके डायरी में अंकित है। तो कल को भरोसा रखिए कि जो भी कुछ होगा तो अच्छा ही हम लोग करवा के देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब इतना अपना टाइम दिए, और लगातार जितने भी कर्मचारी हैं इसको थोड़ा शेयर करते रहें ताकि सबको सटीक जानकारी मिले और सत्य तक जानकारी मिले, क्योंकि यहाँ पे बरगलाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन यथार्थ के साथ में संघर्ष की ओर प्रेरित करने वाले बहुत कम है। अगर सभी लोग यथार्थता की ओर अगर स्वीकार कर ले, निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमारी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।